अब देखिए फोर्थ जो आपका चैप्टर है जो कि टीचिंग मेथड्स एंड उसके जो भी मॉडल्स हैं उनको लेकर, यानी शिक्षण की जो भी विधियां और उसके जो भी प्रतिरूप हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर के पास एक टूल बॉक्स होना जरूरी है। टूल्स बॉक्स मतलब ये नहीं कि उससे रिलेटेड, मतलब आप जिस सब्जेक्ट स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास में होने चाहिए जिसमें डिफरेंट मेथड्स हो। आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी जो भी शिक्षण की विधियां हैं उनको लेकर। तो इसकी डेफिनेशन समझिए आप। टीचिंग मेथड्स वे सिस्टमेटिक वेज होते हैं जिनका उपयोग टीचर स्टूडेंट को नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड देने के लिए यूज करता है। ठीक है। मेथड सिलेक्शन टॉपिक, लर्नर और ऑब्जेक्टिव पर निर्भर करता है। ये जो मेथड सिलेक्शन होता है वो आपके टॉपिक्स, लर्नर और उसके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। यानी मैं पहली बात करूं, टॉपिक्स को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसके लिए क्या मेथड सेलेक्ट किया जाएगा। टॉपिक्स का मतलब है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज आपकी। सेकंड, लर्नर जो होगा ना वो आपके लिए किस टाइप का है, क्या उस लर्नर को आप एक बार में या एक एग्जाम्पल से समझें तो क्या वो समझ सकता है क्या, या फिर ऐसे लर्नर भी है जिनको जब तक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट ना करो तब तक समझ में नहीं आए। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड के जो सिलेक्शन है ना वो आपको टॉपिक, वहां पर आपके सामने होने वाले लर्नर्स और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है इनको ध्यान में रख के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रख लेना। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि टीचिंग मेथड्स क्या होता है। तो ये एक प्रकार का आपका सिस्टमेटिक वे होता है जिसका यूज जो है आप टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक अच्छे तरीके से नॉलेज देने, उसके स्किल्स को सुधारने और उसके एटीट्यूड को अच्छे से ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए तैयार करता है। अब इसकी रिलेटेड टर्म्स के अंदर देखेंगे तो एक लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट आता है। यानी ये कहता है कि कुछ भी काम को जो है करके आप सीख सकते हैं। यहां प्रिंसिपल कहता है कि स्टूडेंट जब एक्टिविटी में फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो वे सबसे बेस्ट सीखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मेथड, कोई प्रोजेक्ट दीजिए, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वॉल्व होंगे, फिर उनको वो जब बना के सीखेंगे तभी वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगला ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसको अनुमानी विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें तो इसका एम स्टूडेंट को लिटिल इन्वेस्टिगेशन यानी छोटे अन्वेषक के रूप में बना है। यहां टीचर सॉल्यूशन नहीं बताता बल्कि स्टूडेंट को सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद से उस चीज का क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इसको अपन ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस करता है और सेल्फ जो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसकी मदद से वो उसको सॉल्व करता है। और लर्निंग बाय डूइंग के अंदर वो चीज को प्रैक्टिस करता है, फिर वो चीजें सीखता है। बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी एक शिक्षक केंद्रित विधियां कौन सी हो सकती हैं। इस मेथड में टीचर सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्रीय प्राधिकरण होता है और स्टूडेंट पैसिव लर्नर यानी एक प्रकार से निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहता है। लेक्चर मेथड जो कि सबसे पहला है, आप इसके अंदर ध्यान दे किया। ठीक है। यहां सबसे ट्रेडिशनल मेथड है टीचर वर्बली यानी मौखिक रूप से कंटेंट को समझाता है। यानी टीचर आगे खड़ा हो जाएगा, उसको मौखिक रूप में आप तक उन चीजों को शेयर कर रहा होगा। तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपके लेक्चरर मेथड के अंदर। ध्यान रखिएगा, लेक्चर मेथड के अंदर ध्यान रखेगा। इसके फायदे क्या, फायदा ये है कि भाई आप एक लार्ज क्लास को हैंडल करने और सिलेबस को क्विकली कवर करने के लिए इसको आप यूज ले सकते हैं, ये यूजफुल है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, तो लर्नर पैसिव रहता है इसके अंदर। अब आप बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर आप दे रहे हो तो उसमें होता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो उसमें निष्क्रिय यानी वो पैसिव होने शुरू हो जाते हैं। रोट लर्निंग यहां पर हो जाती है। ठीक है। इससे रोट लर्निंग प्रमोट होती है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपने अगर मान लो लेक्चर देना शुरू कर दिया तो वो ये मानेंगे कि इस चीजों को बाद में अपन रट के याद कर लेंगे, तो ये प्रमोट होने लग जाती है। और फीडबैक की भी कमी होती है। क्यों, धीरे धीरे स्टूडेंट का इंटरेस्ट आपके उस टॉपिक से हटना या आपकी जो भी बातें उनसे इंटरेस्ट हटना लग जाएगा, तो फिर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो फीडबैक दे ही नहीं पाएंगे उसका। तो ये इसके क्या हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं। ये होता है लेक्चर मेथड। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है आपका। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर देखिए टीचर किसी कंसेप्ट को विजुअली दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट या मॉडल को परफॉर्म करता है। इसमें टीचर जो है किसी भी कंसेप्ट को आपको विजुअली दिखाने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। ठीक है। जैसे मान लो कि भी मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं, मुझे यहां पर मान लो कि आज एक चैप्टर दिया गया है जो कि क्या है, एक फॉर लूप से रिलेटेड है। तो पहले मैं क्या करूंगा, उसको एक बड़े से स्क्रीन के ऊपर यहां पर जो है मेरे लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू उसको प्रैक्टिकल करके स्टूडेंट को समझाऊंगा कि भाई देखो यहां पर इस लूप के अंदर जो वैल्यू है वो अगर यहां पर 0 से शुरू हो रही है और यहां पर 7 लिखा है तो इसका मतलब
है कि 0 से 6 तक दौड़ेगा, तो मतलब 0 से 6 तक चलेगा। इससे इसको मैं प्रैक्टिकल करके समझा रहा होता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके समझा रहा होता हूँ, कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसके फायदे क्या, कंसेप्ट को एकदम क्लियरली और विजुअली लर्नर के लिए इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो क्या है, स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व यानी अवलोकन करते हैं, उन्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस इसका नहीं मिलता। वो बस उस चीजों को दूर बैठे देख रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको खुद भी तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना। तो ये चीज की इसमें कमी हो सकती है। अब बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या हो सकते हैं। जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं उनका यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ये चीज क्या हो सकती है, इस मेथड में लर्नर जो होता है वो एक्टिव होता है और टीचर एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता की भूमिका निभाता है। इसमें क्या होगा, जो भी इस मेथड में जो लर्नर होता है ना वो एक्टिव होता है, इसमें जो समझने वाला बच्चा होगा ना वो एक्टिव रहेगा, और टीचर इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटर, उनको उन चीजों की फैसिलिटी दे रहा होगा। अब इसमें देखिए पहला प्रोजेक्ट मेथड होता है जिसमें परियोजना विधि कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके प्रोपोनेंट की बात करें तो ये आपके किसके द्वारा, ये आपकी किलपैट्री के द्वारा पर्पस्ड है, ध्यान रखना। ये जो मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है, इसको किसके द्वारा पर्पस किया गया था, तो इसको यहां पर किलपैट्री के द्वारा यहां पर क्या पर्पस किया गया था, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा आप इसको। ओके, आगे डेफिनेशन इसके अंदर देखिए, स्टूडेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम को ग्रुप में सॉल्व करने के लिए टारगेटेड एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या लर्निंग बाय डूइंग बेस पर होते हैं। आपको भी पूछा जाए कि भाई लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट जो है वो यहां पर किसके अंदर आता है, तो आप बताएंगे सर ये आपका प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आता है। प्रोजेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया, तो आप बताएंगे किलपैट्रिक ने डेवलप किया था। इसमें ये यहां पर रियल लाइफ प्रॉब्लम को जो है ग्रुप में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको टारगेटेड एक्टिविटीज के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके फायदे ये है कि एक तो टीम वर्क की भावना उनके अंदर बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर यहां पर जागृत होगी, और सोशल स्किल डेवलप भी उनके अंदर हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, तो इसके अंदर यानी एक समस्या होगी उसको ये सॉल्व कर रहे होंगे। स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और वे साइंटिफिक स्टेप यानी वैज्ञानिक चरणों का उपयोग करते हुए उनको सॉल्व करते हैं, यानी कुछ प्री डिफाइंड जो है स्टेप्स होते हैं उनका यूज करते हैं और धीरे धीरे उन चीजों को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। थर्ड की बात करें जो कि होता है डिस्कशन मेथड, जिसको चर्चा विधि भी कहा जाता है। तो डिस्कशन मेथड की बात करेंगे तो देखो इसमें स्टूडेंट एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आइडिया और व्यू पॉइंट को एक्सचेंज करते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर कुछ आइडिया या व्यू पॉइंट पर एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर एक आइडिया होता है उनके पास, वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ध्यान रखना चर्चा विधि में, कि भाई शायद ये वाला आइडिया यूज ले, इसके बेस पर अगर ये चीज की जाए तो क्या पता ये सॉल्यूशन मिल सकता है, तो ये इसमें आता है, ध्यान रख लेना। इसके फायदे की हायर लेवल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें डेवलप होती है। अब बात करते हैं एक्टिविटी या प्ले वे मेथड क्या होता है आपका। तो इसमें चिल्ड्रन को गेम और फन एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ चीजें सिखाई जाती है। यहां प्राइमरी लेवल के लिए सबसे इफेक्टिव होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए आप कुछ गेम्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज का यूज करते हुए उनको आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट मेथड के अंदर देखेंगे तो एक इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो इंडक्टिव मेथड मतलब जिसको आगमनात्मक कहा जाता है, आगमनात्मक, या स्पेसिफिक एग्जांपल यानी किसी विशेष उदाहरण से जनरल रूल यानी सामान्य नियम की ओर जाते हैं। जैसे अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक के पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, देन उसके बाद में उसको यहां पर रूल पे लेके जाते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। ध्यान रखना, आपको कहा जाता है टीचिंग मेथड के अंदर इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का हेडिंग दे सकते हैं अपने पास। ऐसे कुछ जो पॉइंट्स मैं शॉर्टली आपको जो बता रहा होता हूं उनको आप अभी सभी अपने पास में जरूर नोट डाउन करके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो आपके टीचिंग मेथड होते हैं इसके अंदर दो यहां पर जो मेथड, जो कि एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, पहले उनको एग्जाम्पल देते हैं, देन उसके बाद में उसके जो जनरल रूल्स है ना वो आप इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपली आपको इसको ट्रिक के साथ याद रखना है कि हम अगर किसी भी टॉपिक के साथ में पहले एग्जाम्पल को समझाते हैं, देन उसके बाद में उसके रूल को एक्सप्लेन करते हैं, तो इस मेथड को अपन इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंडक्टिव मेथड के नाम से। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें डिडक्टिव मेथड, तो ये जस्ट इसका उल्टा होला। इसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले जनरल रूल समझेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल के साथ उसको समझा रहे होते हैं। तो पहले आप रूल समझेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल आप, जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो बल है इसको आप पहले इसका जो रूल है वो पहले समझेंगे, देन उसके बाद में उसका एग्जाम्पल समझेंगे कि देखो ये जो बॉल है वो ऊपर फेंकी जा रही है, वो नीचे आ रही है। तो पहले रूल समझाएं, फिर अगर आप उसका एग्जाम्पल समझाएं तो वो तो होता है डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है भाई, पहले एग्जाम्पल को समझाया जाता है, देन उसके बाद में उसका रूल आप एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों रूल आपके इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा।
अगला देखिए, अब आता है अगला प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर इसको कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो आपके बीएफ स्किनर द्वारा डेवलप किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बीएफ स्किनर के द्वारा डेवलप किया गया था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, ध्यान रखिएगा। कंटेंट को स्मॉल सीक्वेंस यानी छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया जाता है, लर्नर सेल्फ लर्न करता है और इमीडिएट आपके फीडबैक पाता है। यह प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पर भी आधारित होता है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आपको कहा जाता है कि आपकी जो भी टीचिंग मेथड्स है उसमें किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने से संबंधित जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टेप से आपको एक कंसेप्ट बनाना है जिसका नाम है स्टीफन, ठीक है। तो ये देखो यहां पर मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको एक तो बीएफ स्किनर जो है इसके द्वारा यहां पर इसको डेवलप किया गया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं अपन, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टॉप छोटे छोटे ब्रांचेज के अंदर, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा था आपको। अगर आपको कहा जाता है कि जो भी आप टीचिंग, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर यहाँ पर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर बांट दिया जाता है फिर सॉल्व किया, तो आप बताएंगे यहाँ पर ब्रांचेज होती है वो स्किन से रिलेटेड होती है, तो आप इसको कह सकते हैं स्किनर के द्वारा, ये देखो ये। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कौन सी टीचिंग मेथड के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी मेथड है उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो स्टीफन के द्वारा किया गया। ये ट्रिक आपके आगे काम आएगी, याद रख लीजिएगा आप। ओके, आगे अब ये प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के सिद्धांत को भी टारगेट करती हैं। अब से थर्ड की बात करते हैं जो कि आपका वर्कशॉप मेथड यानी कार्यशाला विधि भी कहा जाता है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यानी व्यावहारिक अभ्यास और इंटेंसिव डिस्कशन के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसका फोकस होता है ना वो आपके स्किल, इसका जो फोकस होता है वो पॉइंट, इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो आपका स्किल डेवलपमेंट को लेकर होता है, ध्यान रखना। वर्कशॉप क्या होती है, आपको बोलते हैं ना कि आप 3 हॉर्स का वर्कशॉप है आप ज्वाइन कीजिए। वर्कशॉप का मतलब है कि वहां पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है जिससे उस चीज को आप करके देखते हैं और आपको समझ में भी आती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बेटर है, आप ध्यान रखिएगा। वर्कशॉप मेथड और प्रोग्राम के अंदर है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी चीजों को स्टेप बाय स्टेप ब्रांचेज वाइज आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने आपको बताया। इंडक्टिव में आप क्या करते हैं, जनरली पहले एग्जाम्पल समझते हैं टॉपिक के, फिर आप उसके रूल्स को समझते हैं। और डिडक्टिव की बात करेंगे तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले रूल्स को समझते हैं जनरली, उसके बाद में आप क्या करते हैं उसके जो एग्जांपल्स हैं उसको समझ रहे होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है इसके बाद में जो कि है टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। टीचिंग मॉडल्स जो है उनको समझते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स टीचिंग के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या पैटर्न को दर्शाते हैं। टीचिंग का क्या आपका स्पेसिफिक क्या स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो या उसका क्या पैटर्न है, तो उसको यहां पर क्या करते हैं आप इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए फ्रेमवर्क यानी आपको एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं। ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का एक प्रकार का तरीका है। किसी चीज को बार बार थ्योरी में समझाने से अच्छा है कि उसको आप प्रैक्टिस पे लाएं, तो उसके लिए आपको यहां पर टीचिंग मॉडल्स का यूज करना चाहिए। अब इसके इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन कौन से, पहला आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है, आईपीएम जिसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो इसका जो फोकस होता है वो स्टूडेंट की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करना होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का जो मेन फोकस होता है वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी आपकी बौद्धिक क्षमता को इंक्रीज करना होता है। यह सिखाता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाए, जैसे इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल आप कह सकते हैं। इसमें पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू, फिर धीरे धीरे उसके आप होता है ना अपन छोटे बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो पहले आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करते करते फिर आप उसके मेन कंसेप्ट या रूल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले आप उसके एग्जाम्पल्स को शुरू करते हैं। तो ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें आप उस लर्नर की, बच्चे की जो है आप इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को कौन इंक्रीज करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। आगे बढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी और सोशल स्किल को डेवलप करना, जैसे ग्रुप इन्वेस्टिगेशंस मॉडल। तो इसके लिए अपन सोशल इंटरेक्शन मॉडल का यूज करते हैं। स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेट करने की जो क्षमता है या जो भावना है, डेमोक्रेसी को लेकर यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं या जो सोशल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए अपन सोशल इंटरेक्शन, सोशल से सोशल याद रखिएगा तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। और थर्ड हम बात करते हैं जिसको बिहेवियरल मॉडल या व्यावहारिक प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल
आपका मॉडल होता है, यानी इसको अवलोकन योग्य व्यवहार के रूप में कह सकते हैं, तो उसको शेप करने का कार्य ये करता है आपका, इसके अंदर ध्यान रखना। ये आपके रीइंफोर्समेंट और फीडबैक का उपयोग मास्टरी लर्निंग के लिए करता है, ध्यान रखना। मास्टरी लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट और फीडबैक का उपयोग जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो करता है आपका बिहेवियरल मॉडल, ध्यान रखना। बिहेवियरल जो मॉडल होता है वो आपके ऑब्जर्वेबल जो मतलब आपका जो एक स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको एक नया शेप या उस शेप को इंप्रूव, अब ऐसा नहीं कि बच्चे को आप शेप को इंप्रूव कर, नहीं, आप उसके बिहेवियर को आप शेप कर रहे हो अच्छे से, तो वो आता है आपका बिहेवियरल मॉडल के अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार अपन फटाफट इसके जो टॉपिक्स है उसको रिकैप करते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने 4 चैप्टर के अंदर क्या जाना, हमने जाना कि जो भी टीचिंग मेथड्स और मॉडल्स हैं वो आपको क्या हेल्प करते हैं एक टीचर के लिए। तो टीचिंग मेथड्स क्या, मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें स्टूडेंट जो होता है, जिसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स को और उसके एटीट्यूड को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इससे रिलेटेड टर्म्स के अंदर मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, तो किसी चीज़ को स्टूडेंट जो है कि करके सीखता है, तो वो आपके इसके अंदर आ जाती है। ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, खुद उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढता है, उस चीज़ों को वो खुद समझता है। फिर टीचर सेंटर मेथड के अंदर मैंने आपको बताया लेक्चर मेथड के अंदर, जिसमें एक टीचर जो होता है एक बड़े पैराग्राफ या बड़े आप कह सकते हैं कंटेंट को वो क्या करता है, मौखिक रूप में समझाने की कोशिश करता है। फायदा तो इसका यह है कि बड़े जो लार्ज कंटेंट होता है उसको इजीली और कम समय में वो समझा पाता है, लेकिन मतलब ज़्यादा क्लास के बच्चों के साथ वो एक लार्ज कंटेंट को शेयर कर सकता है। लेकिन नुकसान ये है कि भाई बड़े लार्ज डेटा को जब आप शेयर कर रहे हो, ये समझा रहे हो, तो उस समय धीरे धीरे उनकी जो निष्क्रियता होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो पैसिव होने लग जाते हैं, तो इससे आपको उसका फीडबैक भी कम मिलेगा। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, टीचर किसी कंसेप्ट को विजुअली करके दिखाता है, उसको ध्यान रखेगा, लेकिन अब वो करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल तो समझ तो आ रहा है बच्चे को, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ये एक इसका नुकसान है। फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट मेथड, जिसको किलपैट्रिक के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये जो होता है वो आपके किसी भी चीज को ग्रुप में सॉल्व करने की जो चीजें होती है ना वो डेवलप करने में हेल्प करता है। लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, इससे उस बच्चे के अंदर टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल स्किल डेवलप होते हैं। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताए थे, इसके अंदर स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसको वो साइंटिफिक स्टेप्स के साथ में क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो फॉर्मुलेटिव हाइपोथेसिस का यूज करता है, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन निकालता है और फिर उसका कंक्लूड करता है, ध्यान रखिएगा। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, फिर उसका टेस्ट सॉल्यूशन होगा, फिर कंक्लूड करेगा उसको। फिर बात करते हैं डिस्कशन मेथड के अंदर, तो डिस्कशन मेथड की बात करेंगे तो स्टूडेंट जो होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक पर आइडिया या व्यू पॉइंट को एक्सचेंज, मतलब वो अपने जो भी आइडिया होता है ना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। एक्टिविटी प्लान की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये चिल्ड्रंस के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, प्राइमरी बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पर प्राइमरी लेवल के लिए काम का है, जिसके अंदर आप कुछ गेम्स या फन एक्टिविटीज के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट के अंदर मैंने आपको बताया इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर आप क्या करते हैं, जनरली एग्जांपल से रूल्स की ओर जा रहे होते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं फिर उसका मेन रूल समझते हैं। डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत उल्टा है आपका, यानी पहले आप रूल्स को समझते हैं फिर उसके एग्जांपल को प्रैक्टिस करते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपके जो टीचिंग मेथड होती है इसके अंदर ब्रांचेज होती है, उन ब्रांचेज को सॉल्व करते हो आप चीजों को समझा रहे होते हैं, ध्यान रख लेना। ये बीएफ स्कैनर के द्वारा यहाँ पर जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई थी, ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज और बताता हूँ कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का, तो उसके अंदर आपको याद रखना है स्टीफन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल करवा के हैंड ऑन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करवाई जाती है, तो वो चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। फिर आपका टीचिंग मॉडल्स की बात कर रहे थे हम, तो टीचिंग मॉडल के अंदर आपका पहला आता है इंफॉर्मेशन। टीचिंग मॉडल मतलब क्या है भाई, ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर या आपका पैटर्न होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आप टीचिंग करवा रहे होते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन मॉडल होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता है उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी होती है वो आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये जो है सिखाता है कि भी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज या एनालाइज किया जा सकता है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल के अंदर क्या होता है भाई आपका, तो इसमें स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन हो, डेमोक्रेसी हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी चीजों को आप यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहेवियरल के अंदर आप स्टूडेंट के बिहेवियर को सेव करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब फटाफट इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेथड किस शिक्षा विद्या या किस एजुकेशनिस्ट द्वारा प्रस्तावित लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था भाई, प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आपका विलियम किलपैट्रिक का जो काम था ना वो था प्रोजेक्ट के बेस पर, और इन्होंने यहाँ पर इसको रिलेट किया था किससे, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पर। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न है आपके, शिक्षण की कौन सी विधि
विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल से फिर आपके रूल्स की हो। तो पहले एग्जाम्पल फिर रूल कौन था भाई आपका? इंडक्टिव। कौन था? इंडक्टिव। ये रहा देखो आपके। और इसका जस्ट उल्टा अब आपको कमेंट करके दिखाना है, इसको कमेंट करके बताना है कि कौन सी जो मेथड है वो आपके रूल्स से एग्जाम्पल की ओर लेके जाती है। आपको ध्यान रखना, बताइए, कमेंट कीजिए। अगला, हैंड ऑन प्रैक्टिस और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट किस आधुनिक शिक्षण का है? तो वो आप वर्कशॉप पे जाते हो, वहां पर सीखते हो, तो ये आपके वर्कशॉप मेथड पर बेस्ड होता है। चौथा प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ब्रांच की बात करें और अगर क्या बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये चीज किस में आ जाती है? बीएफ स्कैनर के द्वारा की, बीएफ स्कैनर। और स्टेप बाय की स्टेप की बात करें तो कमेंट करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करेंगे आप। अगला प्रश्न, लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो लेक्चर मेथड के अंदर आपको देखा होगा कि जो बच्चे धीरे धीरे जो है भी लर्नर जो है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय होने शुरू हो जाता है। सी वाला ऑप्शन है आपका। फीडबैक भी फिर कम मिलता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझने की कोशिश आपने की और आप समझ भी गए होंगे। एक बार आप इस मैराथन को अच्छे से समझ लो, कैसे भी टाइम एडजस्ट करके। मैं कह रहा हूं आपका बेड़ा पार है, आपको टियर 1 से कोई भी पीछे नहीं रख सकता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 की।